हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 66। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 65 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। अवनी बोलती है कि नील लेट हो रहा है, बाहर आओ, घर भी तो चलना है। तो नील ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और अपने आंसुओं को पोंछे और थोड़ा सा तेज आवाज में बोला कि अवनी बस 5 मिनट में अभी आ रहा हूँ। तो नील की आवाज में अभी एक दर्द था जिसे अवनी ने समझ लिया था। अवनी जान रही थी कि नील को कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है रात की बात याद करके। अब देखते हैं आगे। तो नील जब अभी वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी कमर पर बस एक टॉवल ही था और आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। तो नील को देखकर अवनी अच्छे से समझ गई थी कि नील अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो नील अभी अवनी से नजरें चुराता हुआ अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में दोबारा से चला गया। थोड़ी देर के बाद नील अभी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्राउन कलर का लोवर पहनकर बाहर आता है। तो अवनी ने जब नील को देखा तो वो एकदम से खड़े हुए बस देखती रह गई। तो अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नील को इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकाले। तो नील को देखकर अभी अवनी के दिल में भी दर्द पैदा हो रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। नील ने एक बार भी अवनी की तरफ नहीं देखा बल्कि नजरें चुराए ही अपना काम कर रहा था। नील नहीं चाहता था कि अवनी उसकी आंखों में देख ले, क्योंकि उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे। उसके आंसू जो उसने अभी तक अपनी आंखों में जैसे तैसे करके रोक रखे थे वो बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त अभी नील जिस दर्द से गुजर रहा था नील ही जानता था और उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। उसकी दुनिया उसके सामने थी और वो चाह कर भी अपनी दुनिया को अपनी बाहों में समेट नहीं सकता था। तो नील ने भी टेबल से अपनी घड़ी उठाई और फिर उसे हाथ में पहनते हुए बिना अवनी की तरफ एक बार भी देखकर कहा कि चले अवनी, मैं तैयार हूँ। नहीं, अवनी ने बस एक शब्द कहा। तो नील ने जब भी अभी अवनी की तरफ नहीं देखा और फिर नील ने फिर से अवनी को समझाते हुए कहा कि अवनी चलो चलो अवनी, दादी इंतजार कर रही होंगी। हमारा छोटा पैंथर भी तो सबको परेशान कर रहा होगा। हमें अब घर चलना चाहिए, करने दो परेशान। अवनी सोफे पर बैठते हुए बोलती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आपसे बात करनी है। तो नील बोलता है कि देखो अवनी, अगर कल रात की बात करनी है तो प्लीज मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है तुमसे। अगर कल रात मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी की हो या फिर कोई भी गलत चीज कर दी हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं नशे में था इसीलिए शायद तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। होश में होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अवनी बोली, लेकिन मुझे ये बात यहाँ पर खत्म नहीं करनी है। नील की हिम्मत अभी भी अवनी की तरफ देखने की नहीं हो रही थी। तो नील ने अभी फिर से कहा कि तो क्या चाहती हो तुम, बोलो, क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? मुझे प्यार करो, मुझे जैसे कल रात को आपने प्यार किया था। अवनी भरे हुए गले से बोली। नील ने अभी भी अपनी आंखें उठाकर अवनी की तरफ नहीं देखा था। अवनी की आंखों में भी अब आंसू आ गए थे और नील की आंखें तो पहले से ही लाल हो चुकी थी आंसुओं से। तो दोनों ही अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो दोनों की आंखों में अभी बहुत सारे जवाब और बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे आंसू। तो अवनी भी धीरे धीरे नील की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही थी। तो अवनी भी जैसे जैसे नील की तरफ आ रही थी तो नील की धड़कनें भी उतनी ही स्पीड के साथ भाग रही थी। अवनी अभी बिल्कुल से नील के करीब आ गई थी और उसने अपने एड़ियों को उठाकर नील की टी शर्ट को नीचे किया और फिर अपना चेहरा नील की गर्दन में छुपा लिया। तो नील को तो एकदम से अब शॉक्ड लग गया था। नील तो एकदम से फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, अवनी उसके साथ क्या करने वाली है। लेकिन वो इतना तो समझ रहा था कि अवनी के ये इमोशंस झूठे नहीं है, वो सच में दिल से अब उसके करीब आ गई है। अवनी ने भी फिर से नील के चेहरे को अपने हाथों में भरा और फिर उसकी एक आंख पर किस कर दिया और फिर दूसरी आंख पर दोबारा से किस किया और फिर उसे धीरे से माथे पर किस किया और भरे हुए गले से बोली कि जब आप मुझे इतना प्यार करते हो तो जाते क्यों नहीं हो। तो नील अभी एकदम से ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो अब इतना तो समझ रहा था कि ये सब कुछ कल रात की वजह से ही हो रहा है। नील भी अभी अवनी की तरफ
देखते हुए अभी थोड़ा-सा खुद को सँभालता हुआ बोलता है कि अवनी, कल रात मैं होश में नहीं था और मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं होश में थी, मुझे सब कुछ याद है। अवनी भी अभी नील को देखते हुए धीरे से बोली, तो नील ने अभी अपने इमोशन को कंट्रोल किया और धीरे से कहा कि अवनी, चलो घर चलते हैं। नील ने अवनी की कलाई पकड़ी और उसे गेट के बाहर लेकर जाने लगा, लेकिन अवनी जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तो अवनी की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। अवनी धीरे से बोलती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी नील। तो नील अभी बिना पलटे ही बोलता है कि अवनी, प्लीज़ जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ ये सोचना बंद कर दो, जब नील वापस आएगा तो हमारे रिश्ते में उलझ कर रह जाएगा, इसीलिए जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो अवनी अभी धीरे से बोलती है कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपसे प्यार करती, मुझे अभी के अभी आप प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार करें। तो नील ने अभी अवनी का हाथ छोड़ते हुए कहा कि अवनी, अवनी तुम पागल हो गई हो क्या? कल रात मैं होश में नहीं था, इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। नील ये बात बोलकर अभी बाहर की तरफ जाने लगता है, तो अवनी ने उसी पीछे से अपने गले लगा लिया। अवनी अभी भी लगातार बस रो रही थी, उसके आंसू अभी नील की कमर पर बह रहे थे। तो नील अभी अवनी के आंसुओं को महसूस भी कर रहा था और उसके दिल की जज्बात समझ रहा था। तो अवनी भी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो नील को कैसे कन्विंस करे कि वो उसका ही नील है। तो अभी अवनी को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं नील मेंटली प्रेशर में ना आ जाए, कहीं नील की तबीयत और ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसीलिए वो नील को सच्चाई भी पूरी तरह से नहीं बता सकती थी। अवनी अभी फिर से रोते रोते बोलती है कि प्लीज़ नील, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अधूरेपन को नील पूरा कर दो, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नील भी अब कब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करता, तो नील भी कब से तो अभी अवनी के साथ एक ही कमरे में रहता था और खुद को कंट्रोल भी कर रहा था कि वो अवनी और अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन आज अवनी खुद से ये सब कुछ कह रही थी, उसे खुद से कन्विंस कर रही थी। तो नील ने भी अब एक सेकंड के लिए सोचा कि जो कुछ भी होगा अब देखा जाएगा, अभी वो अवनी को उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, उसे भी अवनी की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने भी अभी पलट कर सीधा अवनी को अपने गले लगा लिया और आंसू अवनी की आंखों में भी थे और आंसू नील की आंखों में भी थे। तो थोड़ी देर के बाद अपने आप को कंट्रोल करने के बाद नील ने अपने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए, दोनों एक दूसरे की बाहों में छूने लगे। कमरे की डेकोरेशन अब खराब होने लगी थी, फूल इधर से उधर बिखरने लगे थे, बेड पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट फर्श पर गिर चुका था और नील की तरफ अब अवनी का इंतजार भी खत्म हो गया था। करीब 2 घंटे के बाद अवनी ने नील के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और अवनी ने अभी नील पर अपनी बाहें लपेटी हुई थी। नील बोलता है कि अवनी, हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, हम सही नहीं कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर अवनी बोलती है कि नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर तुम्हारा पति आ गया तो क्या जवाब दोगी, तुम कैसे उसे फेस करोगे? तो नील ने अभी बेचैनी के साथ कहा। तो अवनी बोलती है कि नील कभी भी नहीं आएंगे, अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आ चुके होते। तो नील ने भी फिर से कहा कि लेकिन फिर भी अगर नील वापस आ गया तो तुम क्या करोगी? अवनी ने अभी आंखें खोली और फिर नील के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा दबाते हुए कहा कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, मुझ पर यकीन रखिए, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। नील अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, हम दोनों ही एक साथ रहेंगे, अगर आप ही गए ना तो मेरे और आपके बीच में नहीं आएंगे वो, मुझे इतना यकीन है। तो नील ने भी धीरे से कहा कि अवनी, अब घर चलते हैं। तो अवनी ने अपनी बाहें मजबूत करते हुए कहा कि मुझे घर नहीं जाना है नील, मुझे यहीं पर रहना है, आपके पास, आपके साथ। तो नील के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। नील ने भी अब अवनी पर अपनी बाहें कस दी थी और उसका माथा चूम लिया था और थोड़ी देर बाद एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद अवनी उठकर वॉशरूम में चली गई और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आती है। तो थोड़ी देर के बाद नील भी अब वॉशरूम में जाकर तैयार हो गया था। नील जब कमरे में आया तो अवनी तैयार हो चुकी थी। अवनी थोड़ा सा नील के करीब गई और फिर से उसके माथे को चूमकर बोलती है कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए नील, मुझे सब पता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कुछ
कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आपको मुझ पर थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना चाहिए ना। तो नील ने अभी अपने होंठ अवनी की होंठों पर रख दिए और एक डीप किस करने के बाद बोला कि अवनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर मुझे खुद में गिल्ट होता है। तो नील अभी अवनी से फिर से एक दूसरे की बाहों में सिमट चुके थे। तो थोड़ी देर के बाद दोनों ही अब प्रताप हाउस के लिए निकल गए थे। इधर दूसरी तरफ रुद्र जो अभी ड्राइव कर रहा था, किट्टू अभी भी मुंह फुलाकर गाड़ी में बैठी हुई थी। रुद्र बोलता है कि लिटिल खरगोश, बातों को समझने की कोशिश करो प्लीज। अभी तुम घर चली जाओ, मैं वादा करता हूँ कि रात को मैं जरूर मिलने आऊंगा तुमसे। अभी तो मुझसे कुछ देर बात कर लो। तो किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोली और बस नाराज होकर रुद्र को देखने लगी। तो रुद्र ने अभी मुस्कुराकर किट्टू को फिर से देखा और फिर से बोला कि किट्टू प्लीज एक बात और हाँ, अपनी खुशी को अपने तक ही रखना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशी देखकर शुभ को शक हो जाए और वो सबके सामने आ जाए, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अभी सबके सामने नहीं आ सकता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो तुम। तो शुभ को तुम पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी गाड़ी प्रताप हाउस से थोड़ी दूर पर ही रोक दी थी और फिर रुद्र बोलता है कि लेकिन खरगोश, अब तुम तो गाड़ी से उतर जाओगी ना। तो किट्टू ने अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर से मुंह बनाकर रुद्र को देखा। तो रुद्र ने अभी अपने उल्टे हाथ से किट्टू के गाल को हल्का सा टच करके धीरे से कहा कि किट्टू प्लीज प्लीज, कुछ दिन की ही तो बात है, समझने की कोशिश करो। तो किट्टू ने अभी जल्दी से रुद्र के गाल पर किस किया और फिर गाड़ी से उतर गई। तो किट्टू ने अभी ये सब इतनी ज़्यादा फास्ट किया था कि रुद्र को तो समझ में नहीं आया और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो किट्टू अभी सीधा भागते हुए प्रताप हाउस के अंदर चली गई थी। उसने एक बार भी अभी फिर से रुद्र को पलटकर तक नहीं देखा था। तो रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। रुद्र बोलता है कि लिटिल खरगोश, आज रात को बताता हूँ तुम्हें। तो किट्टू अभी प्रताप हाउस के अंदर आई तो शुभ से टकरा गई। तो शुभ बोलता है कि आराम से भाभी, आराम से, रुद्र का रॉकेट बनकर कहाँ लॉन्च हो रही हो तुम। तो किट्टू अभी इतना खुश थी कि उसने शुभ की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि शुभ के हाथों में अपने दोनों हाथ फंसा लिए और पूरे हॉल में गोल गोल करके घूमने लगती है। आज किट्टू की खुशी साफ झलक रही थी। तो शुभ अभी किट्टू के साथ घूमता हुआ बोलता है कि अरे अरे भाभी रुक जाओ, अरे भाभी प्लीज मेरे साथ ये किकली मत खेलो यार, प्लीज मुझे नहीं आता है ये सब कुछ खेलना, प्लीज 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 शांत हो जाओ, मुझे चक्कर आ जाएंगे। अरे अरे भाभी, मैं कहने के लिए छोटा शेर हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। भाभी प्लीज प्लीज रुक जाओ यार, मुझे डर लग रहा है। आखिर हुआ क्या है, आप बताइए तो सही, आप इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। तो शुभ का सवाल सुनकर अभी किट्टू एकदम से रुक गई और उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि क्यों क्यों शुभ भैया, मैं खुश नहीं हो सकती क्या, मैं ऐसे गोल गोल घूम नहीं सकती क्या। हाँ बिल्कुल हो सकती हो, क्यों नहीं हो सकती हो, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शुभ ने भी बोला। तो तभी दादी नीव को लेकर अभी गोद में हॉल में आती हुई बोलती है कि लेकिन जब से रुद्र गया है तू आज इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, इसीलिए शायद शुभ तुझसे ये सब पूछ रहा है। तो किट्टू अभी उछल कर दादी के पास गई और फिर दादी को भी गले लगाकर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है दादी, बस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुभ और दादी को किट्टू की बात बहुत ज़्यादा खटक गई। तो बात तो एकदम सच थी कि जब से रुद्र गया था किट्टू के चेहरे पर कभी भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं आई थी और आज किट्टू बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो रुद्र के समझाने के बावजूद भी किट्टू अपनी खुशी को छुपा नहीं पाई थी। तो शुभ ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि कहीं रुद्र भैया वापस तो नहीं आ गए हैं और सिर्फ किट्टू भाभी से ही मिले हो, कल रात भाभी भी यहाँ पर नहीं थी, मुझे लगता है कि शायद यही बात है, लेकिन ससुर जी ने तो ये कहा था कि वो उनके साथ है, पता करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। अगर रुद्र भैया वापस आ गए तो हम सब से क्यों नहीं मिलते हैं वो। तो शुभ अभी अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी उसने अपने बालों में दर्द महसूस किया। तो शुभ ने भी हाथ लगाकर देखा तो अवनी अभी उसके बालों को नोच रही थी। तो शुभ अभी गुस्से में पलटकर बोलता है कि क्या कर रही हो यार, भाभी की बच्ची, छोड़ो छोड़ो मेरे बालों को। अरे दादी, इस छिपकली ने मेरे बाल को पकड़ लिया है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अवनी भी अब गुस्से में बोलती है कि पहले तू मुझे ये बता कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि
ये ही हमारा नील है। अरे बताया तो था कि कैसे बताऊं मैं भाभी की बच्ची, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दूं क्या? तो शुभ भी अभी गुस्से में बोलता है, तो अवनी भी अभी गुस्से में बोलती है कि ठीक से क्यों नहीं बताया था तूने मुझे कि ये हमारे ही नील है। तो अवनी अभी मेरे बाल को छोड़ दे यार, ठीक से कैसे बताते हैं, ठीक से ही तो बताया था मैंने कि ये हमारा नील ही है। तो शुभ भी अब गुस्से में बोला। तो अवनी और शुभ अभी दोनों ही लड़ रहे थे कि तभी दादाजी अखबार लेकर हॉल में आए और फिर दादाजी आकर सोफे पर बैठ गए और फिर बहुत ही प्यार से अखबार खोलते हुए बोलते हैं कि चंद्रकला, यहाँ दोनों फिर से लड़ने लगे हैं, आकर जल्दी से देखो और इन दोनों को दूर करो। तो दादी जो अभी नीव को अभी भी पालने में लेटा कर किचन में गई थी, वो जल्दी से चमचा लेकर बाहर आई और फिर शुभ और अवनी को देखकर गुस्से से बोलती हैं कि यार हद हो गई है तुम दोनों की, फिर से अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिया तुम दोनों ने, कब सुधरोगे? तो शुभ बोलता है कि दादी भाभी की बच्ची ही मेरे बाल को पकड़े हुए है, हटा दो वरना मैं भी इसकी चोटी पकड़ लूंगा और फिर शाम तक नहीं छोड़ूंगा। तभी नील भी घर के अंदर आया और उसने शुभ और अवनी को ऐसे लड़ते हुए देखा तो उसकी तो अभी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने यह नज़ारा पहली बार देखा था कि नील के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट फैल गई थी और वो भी जल्दी से अवनी के पास जाकर उसे पीछे से पकड़ता हुआ बोलता है कि ये क्या कर रही हो अवनी, छोड़ो छोड़ो उसे, उसके बाल में दर्द हो रहा होगा। तो अवनी ने अभी शुभ को छोड़ दिया लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में शुभ को घूर रही थी। तो अवनी ने अभी शुभ को उंगली से पॉइंट करके कहा कि इस बारे में तो मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तो शुभ ने भी गुस्से में अभी दादी को देखकर कहा, अपने जैसा ही बना दिया है आपने अवनी को भी दादी, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे आपके हाथ पैर चलते हैं ना, आपकी बहू के भी अब ऐसे ही हाथ पैर चलते हैं। मैं इस घर में पीटने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? इस पर सब हंसने लगते हैं। तो शुभ ने भी गुस्से में सबको घूरा और फिर अवनी को पॉइंट करके कहा कि दुनिया की भाभियाँ अपने देवर की बलाइयाँ लेती हैं, उनकी नज़रें उतारती हैं और एक तुम हो कि जब देखो बस तलवार लेकर मेरे पीछे भागती रहती हो मुझे मार डालने के लिए। तो शुभ की बात सुनकर अब अवनी को और भी ज्यादा हंसी आ गई थी और वो भी खिलखिलाकर हंसने लगी। तो शुभ अब गुस्से में गार्डन में चला गया। तो शुभ अभी कुछ सोचकर गार्डन में चक्कर लगाने लगा और फिर उसने अपना फोन निकाला और नरेन को कॉल किया। तो शुभ ने अभी फोन पर कहा कि ससुर जी किट्टू भाभी कहाँ पर है? तो नरेन अभी लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसने शुभ की बातों की गहराइयों को ध्यान में नहीं दिया। तो नरेन बोलता है कि यहीं पर है, थोड़ी देर में भेज दूंगा। तो शुभ के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी और उसने ओके कहकर फोन को कट कर दिया। तो शुभ अब खुद में ही मुस्कुरा कर बोलता है कि ससुर जी दामाद से झूठ बोल रहे हो, आपको भी शर्म नहीं आती क्या? मतलब रुद्र भैया वापस आ गए, लगता है कि आप भी इस हाइड एंड सीक गेम में आप भी मिल ही गए हो। तो गार्डन में अभी जय और वीरू दोनों ही थे। तो शुभ ने अभी जय को इशारा करके अपने पास बुलाया। तो शुभ ने अभी जय से धीरे से कहा कि जय भैया मुझे शक है कि कल रात किट्टू भाभी रुद्र भैया के साथ में ही थी। और जय भी हैरानी से बोला कि क्या क्या बात कर रहे हो तुम शुभ? तो रुद्र सर वापस आ गए हैं क्या? नहीं वापस नहीं आए, मैंने कहा मुझे शक है। आप जरा ये पता लगाओ कि किट्टू भाभी कल रात कहाँ पर थी। आज तो किट्टू भाभी के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही है, मुझे भी शक हो रहा है, हो ना हो कल रात वो रुद्र भैया के साथ में ही थी, तभी वो इतना ज़्यादा खुश है। जय बोला कि ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। तो जय भी प्रताप हाउस से चला गया था। जय ने गाड़ी निकाली और सीधा ओबरॉय इंडस्ट्रीज के तरफ चला गया। तभी जय का फोन भी वाइब्रेट होता है। जय ने अपनी गाड़ी साइड में लगाकर फोन चेक किया तो उसमें अभी एक मैसेज था। जय अभी जैसे जैसे उस मैसेज को रीड कर रहा था तो जय की आंखें एकदम से बड़ी होती जा रही थी। जय ने भी जल्दी से गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। तो करीब अभी 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद जय ने गाड़ी ओबरॉयज इंडस्ट्री के बाहर आकर रोकी। तो जय भी जल्दी से गाड़ी से उतरकर सीधा भागता हुआ अंदर गया। तो जय ने भी लिफ्ट को इस्तेमाल करने की सोची लेकिन जय के आने से पहले ही लिफ्ट बंद हो गई थी। तो जय अभी सीढ़ियों से भागता हुआ सीधा 3rd फ्लोर पर गया। जय एक कैबिन की तरफ बढ़ा और उसने कैबिन का गेट खोल दिया। तो जय ने भी सामने चेयर पर बैठे हुए एक आदमी को देखा लेकिन उस आदमी ने चेयर घुमा रखी थी। तो जय को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, बस पीछे से उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। तो जय अभी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलता है कि सर सर। तो रुद्र ने अभी अपनी चेयर घुमाई और फिर जय को देखा। तो जय भी हैरानी से रुद्र को देख रहा था। तो रुद्र ने अभी इस वक्त अपनी
पगड़ी उतारी हुई थी, जिसकी वजह से जय ने साफ साफ रुद्र को पहचान लिया था। तो रुद्र अभी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर थोड़ा सा आगे आया तो जय अभी भी जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी, उसकी आंखों में अब आंसू आ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसने भी पूरे 1 साल बाद रुद्र को देखा था। उसे यकीन नहीं था कि जो रॉकी प्रताप हाउस में आता जाता रहता था तो वही रुद्र है। रुद्र अपनी बाहें फैलाए हुए बोलता है कि आजा, मैं जानता हूँ कि मुझे गले लगाना चाहता है, तू आजा, मेरे गले लग जा। तो जय अभी 4 कदम आगे चलकर रुद्र के गले लग गया। उसने रुद्र को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। रुद्र ने भी अभी जय को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। जय इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि रुद्र के जाने के बाद उसने प्रताप हाउस को टूटे हुए देखा था। पूरा परिवार बिखर चुका था। उसकी आंखों में आंसू देखकर शुभ को अब पल पल मरता हुआ देखा था उसने। किट्टू की हालत को बहुत ज़्यादा खराब देखा था उसने। आंसू तो उस वक्त जय के भी नहीं रुक रहे थे। थोड़ी देर में एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाने के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए। तो रुद्र ने भी जय को बैठने का इशारा किया। जय बैठ गया। रुद्र ने भी टेबल से एक गिलास उठाया और जय को देते हुए कहा कि जय, लो पानी पी लो। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हो और खुशी भी हो गए हो। तो जय ने भी पानी पिया और फिर इमोशन होकर कहा कि सर, आप जानते नहीं हैं, आपके जाने के बाद प्रताप हाउस की सिचुएशन से गुजरा हुआ है। जानता हूँ, ये सब कुछ जानता हूँ मैं, रुद्र भी धीरे से बोला। तो जय ने भी कहा कि फिर भी आप ऐसे सबसे छुप कर क्यों रह रहे हैं, सबके सामने क्यों नहीं आते आप? क्योंकि मुझे अभी अशोक चौहान को मारना है और जब तक मैं अशोक चौहान को मार नहीं लेता तब तक मैं सबके सामने नहीं आऊँगा। जय, एक बार अशोक चौहान मर गया ना तो सोमनाथ की रीढ़ की हड्डी एकदम से टूट जाएगी। जय ने कहा कि सर, अशोक चौहान को तो आप बाद में भी मार सकते हैं ना, उसके लिए अपने परिवार को ऐसे तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? रुद्र बोलता है कि नहीं जय, अशोक चौहान को रुद्र नहीं मारेगा, रॉकी मारेगा। और हाँ, जिस दिन अशोक चौहान को रॉकी ने मार दिया ना, उसी दिन रॉकी भी मर जाएगा और रुद्र वापस आ जाएगा। तब तक मुझे रॉकी बनकर ही रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई केस चले। मैं नहीं चाहता अशोक चौहान के मरने के बाद पुलिस की नज़रों में प्रताप इंडस्ट्री आए और मेरा नाम आए और फिर से मेरा परिवार टूट जाए। तो जय अभी अपनी जगह से खड़ा हो गया और जोश के साथ अपनी गन निकाल कर बोला कि तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है सर, चलिए सर, आज ही मार देते हैं उस अशोक चौहान को। तो रुद्र बोलता है कि जय, तुम शुभ के साथ रह कर तुम भी ऐसे ही बिगड़ गए हो। शुभ की तरह हर काम में बस जल्दबाजी करते रहते हो। ऐसे अचानक से नहीं मारना है, हमें प्लानिंग के साथ मारना है अशोक चौहान को। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम शुभ को कुछ दिन ऐसे ही रोक लो। मैं जानता हूँ कि किट्टू की खुशी देखकर शुभ को मुझ पर जरूर शक हो गया होगा और वो मेरे लिए पता करने की हर जगह कोशिश करेगा। तुम्हें शुभ को कम से कम 1 हफ्ता तक रोक कर रखना होगा। छोटा सेठ से एड़ी तक का जोर लगा देगा ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या मैं यही वापस आ गया हूँ। तुम बस कैसे भी करके शुभ को 1 हफ्ता रोक लो, उसके बाद मैं खुद ही सबके सामने आ जाऊंगा। सर, आप जानते हैं शुभ को रोकना बहुत मुश्किल है। उसने आपके और नील सर के बिना 1 साल कैसे गुजारा है, बस वो ही जानता है। हंसना मुस्कुराना तो सब कुछ छोड़ दिया है शुभ ने। दिशा के साथ लड़ाई भी कर ली है उसने। बिजनेस को भी अब शुभ और निहाल ही संभाल रहे हैं। जय ने अभी रुद्र को देखते हुए कहा। तो रुद्र बोलता है कि रोकना तो होगा ही शुभ को। अगर शुभ ने मुझे पहचान लिया ना तो मेरा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। विराट अनुष्का की शादी में एक धमाका करना है मुझे और फिर उसके बाद अशोक चौहान की मौत के घाट उतारना है उसे। उससे पहले तुम कुछ भी करो, लेकिन शुभ को 1 हफ्ता रोक रखो। अब तुम जाओ और शुभ से कहना कि किट्टू नरेन के घर पर ही थी। नरेन सर सब जानते हैं मेरे बारे में। जय ने हैरानी से पूछा। तो वृंदा भी जानती है। रुद्र अभी जय की तरफ देखते हुए बोला। अब तो जय की आंखें एकदम से खुल गई थी। जय ने पूछा, क्या वीरू भी जानता है क्या? तो रुद्र ने कहा कि नहीं, वीरू नहीं जानता है, वृंदा जानती है बस। वृंदा ने मेरे मना करने पर वीरू को कुछ भी नहीं बताया है। तुम भी वीरू को अभी कुछ भी मत बताना, बस 1 हफ्ता और उसके बाद मैं खुद ही प्रताप हाउस आ जाऊंगा। जय तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था और फिर उसने अपनी गर्दन हिलाई और प्रताप इंडस्ट्री से बाहर आ गया। इधर प्रताप हाउस सब अभी डिनर कर रहे थे तो अवनी अभी नीव को लेकर हॉल में चक्कर लगा रही थी, क्योंकि नीव बार बार रो रहा था। नील से अब नीव का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो भी डाइनिंग टेबल से
उठा और अवनी के पास जाकर बोलता है कि लाओ लाओ अवनी, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो इसे। तो नील ने अभी नीव को अपनी गोद में ले लिया। तो नील ने अभी नीव को थोड़ा सा हिलाया और झुलाया तो नीव भी अभी नील की गोदी में ही सो गया। अवनी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि अवनी अभी पिछले 1 घंटे से नीव को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीव अभी भी रोई जा रहा था। लेकिन नील की गोद में आते ही नीव एकदम से सो गया। तो अवनी अभी मन ही मन बोली कि ये तो पापा का चमचा बन के ही रहेगा, मैं इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो नौटंकी कर रहा था। नील ने भी 2 बार हिलाया तो सो गया। बड़ा हो जा तू, फिर बताती हूँ तुझे। तो नील अभी छोटे पैंथर को लेकर ऊपर गजाता हुआ बोला दादी से, तो दादी ये सो गया है, मैं इसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ। फिर उसने अवनी को देखकर कहा कि तुम मेरा और अपना खाना ऊपर ही लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद अभी डाइनिंग टेबल से दादा और दादी भी चले गए थे। तो किट्टू भी एक्साइटेड होकर अपने कमरे में चली गई थी। आज रुद्र ने उससे मिलने का वादा जो किया था। दिशा भी सौम्या और नरेन के पास वापस घर चली गई थी क्योंकि सौम्या घर पर अकेली रह जाती थी। अवनी ने अभी एक प्लेट में खाना सर्व किया और फिर शुभ को घूर कर देखते हुए बोलती है कि लाओ नील की मेडिसिन भी मुझे दे दो, आज से उनका ध्यान मैं खुद ही रखूंगी। तो शुभ अभी पानी पीता हुआ बोलता है कि मैं क्या नील भैया की मेडिसिन जेब में लेकर घूमता हूँ क्या, मेरे कमरे में रखी होगी, तुम जाओ नील भैया के पास, मैं लेकर आता हूँ। तो अवनी ने अभी थोड़ा सा मुँह बनाकर एक हल्का सा एक चांटा शुभ की कमर पर मारा और फिर अपना खाना लेकर सीधा कमरे की तरफ चली गई। तो शुभ भी अभी डिनर करके सीधा गार्डन में चला गया था। शुभ गार्डन में चक्कर लगा रहा था और कुछ सोच रहा था कि तभी जय उसके पास आता है। तो शुभ ने भी जय को देखते हुए थोड़ा जिज्ञासा के साथ पूछा कि कुछ पता चला क्या कि किट्टू भाभी कल रात कहाँ पर थी। तो जय ने धीरे से कहा कि वो नरेन सर के घर पर ही थी। अरे नहीं जय भैया, ससुर जी के घर पर नहीं थी, मैंने फोन किया था, उनका झूठ पकड़ा गया। तो शुभ भी बोलता है। तो जय ने कहा कि शुभ हो सकता है कि नरेन सर कुछ काम कर रहे हो और उन्होंने तुम्हारी बात को ठीक से सुना ना हो। शुभ अग्री तो नहीं होना चाहता था, लेकिन जय ने उसे अपनी बातों में ऐसे फंसा दिया था कि उसे अग्री कर ही दिया था। तो शुभ ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि हो सकता है जय भैया सच कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी किट्टू भाभी पर नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। अगर रुद्र भैया एक बार भी उनसे मिल लिए तो दोबारा भी ज़रूर मिलने आएंगे। तो शुभ ने अभी जय को देखकर कहा कि ठीक है, घर की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए आप। तो जय को अब अंदर ही अंदर हंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहाँ से चला गया। तो शुभ भी अभी अंदर की तरफ आ गया था। इधर दूसरी तरफ किट्टू अभी बेचैनी से रुद्र का इंतजार कर रही थी। किट्टू ने ना जाने कितने ही मैसेज रुद्र को कर दिए थे, लेकिन रुद्र ने भी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। किट्टू की एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी थी। किट्टू अब अपने कमरे में गुस्से से चक्कर लगा रही थी। किट्टू ने मन ही मन खुद से कहा कि पता नहीं रुद्र खुद को समझते क्या है, मैं कितनी देर से उनका इंतजार कर रही हूँ, कितने ज़्यादा मैंने उन्हें मैसेज करे हैं, लेकिन उन्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई करते हैं और ना ही मेरा फ़ोन रिसीव करते हैं। बताऊंगी इन्हें, आने दो बस एक बार उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, उसके बाद मैंने भी उन्हें नाचना नचाया ना तो मेरा नाम भी कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह नहीं। तभी रुद्र ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि हाँ तो क्या करोगी जब मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। रुद्र के स्पर्श से अब किट्टू के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। फिर भी किट्टू ने छोटा गुस्सा करते हुए कहा कि मुझसे दूर रहिए आपने कहा था कि आप आ जाएंगे, आप इतना ज़्यादा लेट आए हैं। तो रुद्र ने अभी अपनी बाहें किट्टू पर कस दी और फिर अपना चेहरा किट्टू की गर्दन में छुपाते हुए कहा कि मैं टाइम तो नहीं बताया था ना, मैंने बस यही कहा था कि मैं आ जाऊँगा और मैं आ भी गया हूँ। तो किट्टू ने हल्का सा पलट कर रुद्र के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, पहले मुझे मनाइए आप। तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्र भी 2 कदम किट्टू की तरफ बढ़ा तो किट्टू अभी 4 कदम पीछे हट गई। तो रुद्र अभी किट्टू की तरफ और बढ़ रहा था और किट्टू पीछे हटते जाती रहे और दीवार से लग जाती है। तो रुद्र ने अगले ही पल किट्टू के हाथों में अपने हाथों को फंसा दिया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र किट्टू को किस कर रहा था और किट्टू भी रुद्र की किस में खो रही थी। एक किस के बाद रुद्र ने अपना गाल किट्टू के गाल पर रखकर कहा कि लिटिल खरगोश, तुम्हें मनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो किट्टू ने अपनी बाहें अब रुद्र पर लपेटते हुए कहा कि भला आपसे नाराज़ होकर मैं जाऊंगी भी कहाँ, मैं चाहे जितना भी गुस्सा हो जाऊं आपसे, रहूंगी तो बस आपके पास ही ना। तो रुद्र ने भी अपनी पकड़ किट्टू पर कसते हुए कहा कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन सच कहता हूँ जितना तुम तड़पी हो ना उससे कई ज़्यादा मैं तड़पा हूँ। अगले ही पल किट्टू की आंखें एकदम से नम हो गईं। तो किट्टू अभी भरे हुए
गले से बोलती है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, वरना अब तक तो मैं जिंदा हूँ, इस बार अगर आप गए ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो रुद्र ने भी एक हाथ से किट्टू का चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि ऐसा नहीं कहते हैं लिटिल खरगोश, मैं हमेशा से तुम्हारे पास ही था, तुम्हारी यादों में था, तुम्हारी आंखों में था, तुम्हारे रूह में था। रुद्र की बात सुनकर किट्टू को हल्की सी हंसी आ गई थी। उसने रुद्र के सीने पर मारकर कहा कि ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, समझे? आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रुद्र ने अपना चेहरा किट्टू की गर्दन पर रब करते हुए कहा कि ठीक है, नहीं जाऊंगा। तो रुद्र के ऐसा करने से अब किट्टू को हंसी आने लगी थी। किट्टू हंसते हुए बोली कि रुद्र, आपकी दाढ़ी चुभ रही है, प्लीज दूर रहिए। तो रुद्र भी मुस्कुराता हुआ बोला कि अच्छा, कल रात तो नहीं चुभ रही थी, आज सुबह तो नहीं चुभ रही थी, और अब तुम्हें मेरी दाढ़ी चुभ रही है। इतना कहकर रुद्र ने फिर से अपना चेहरा किट्टू की गर्दन में छुपा लिया। किट्टू को रुद्र की दाढ़ी सच में बहुत ज्यादा चुभ रही थी, जिसकी वजह से उसकी गुदगुदी और बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो खिलखिलाकर हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ अवनी और नील साथ में खाना खा रहे थे। नील ने छोटी पैंथर को बेड पर सुला दिया था। अवनी ने नील की तरफ बाइट बढ़ाते हुए कहा कि नील, ये लास्ट बाइट है, खा लीजिए ना, 2 से 3 दिन से देख रही हूँ आप ठीक से खाना भी नहीं खाते हैं, ऐसे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे ना, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना, इसीलिए इसे खाना ही पड़ेगा। नील इरिटेट होता हुआ बोला कि यार, पहले रॉकी मेरे पीछे पड़ा रहता था, फिर शुभ मेरे पीछे पड़ गया, और अब तुम, उन दोनों को से छुटकारा मिला तो अब तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खाऊंगा, मुझे बख्श दो यार प्लीज़। तो अवनी भी जिद करते हुए बोली कि लास्ट है नील, प्लीज़ खा लीजिए, मेरा दिल रखने के लिए ही खा लीजिए। तो नील ने भी ना चाहते हुए वो वाइट खा लिया था, लेकिन नील के चेहरे से ये साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी ही ज्यादा जबरदस्ती से वो खाना खा रहा है। कि तभी शुभ कमरे में नील की मेडिसिन लेकर आया और उसने मेडिसिन अवनी को थमाते हुए कहा कि ये लो, आज से मेरी ड्यूटी खत्म, शुरू हो गई तुम्हारी ड्यूटी, याद से इंस्ट्रक्शंस देख लेना और मेडिसिन दे देना। अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने भी एक नजर नील को देखा, जिसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। नील के चेहरे का सुकून देखकर शुभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। फिर उसने अवनी को देखा, अवनी भी मुस्कुराकर शुभ को ही देख रही थी। तो शुभ ने अभी अवनी की तरफ आंख मारी और फिर कमरे से बाहर चला गया। तो अवनी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि छोटे शेर, तू कभी भी नहीं सुधरेगा। तो अवनी ने भी नील की तरफ पानी का गिलास और टैबलेट बढ़ा दी। तो नील ने भी टैबलेट और पानी का गिलास ले लिया अवनी के हाथ से। नील ने भी टैबलेट खाई और अवनी ने पानी का गिलास नील से लेकर टेबल पर रखा और फिर नील के पास सोफे पर बैठ गई। इधर दूसरी तरफ शुभ जब अपने कमरे में जा रहा था तो उसने किट्टू के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो शुभ ने जब आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान बड़ी हो गई थी। शुभ ने अपने मन ही मन कहा कि अच्छा, तो रुद्र भैया आंख में चोरी खेल रहे हैं, मानेंगे नहीं। तो शुभ अभी किट्टू के कमरे के बाहर रुक गया। शुभ ने अपना कान किट्टू के कमरे के गेट के बाहर लगाकर सुना तो अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। तो शुभ ने अभी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और खुद से कहा कि मैंने जय भैया को घर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी रुद्र भैया अंदर कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं है कि जय को भी पता हो कि रुद्र भैया आ गए हैं। और अगले ही पल शुभ ने मन ही मन खुद से कहा कि तू किट्टू भाभी पर शक कर रहा है, रुद्र भैया आते तो सबसे मिलते, अकेले किट्टू भाभी से ही क्यों मिलते? भला उन्हें छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा तो नहीं कि किट्टू भाभी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें भी पहले मेरे भैया को डाइवोर्स देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसे छुप छुप के मिलने तो बहुत गलत बात है ना। तो शुभ ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? लगता है मुझे किट्टू भाभी को फॉलो करना ही होगा, पता तो चले कि आखिर वो रुद्र भैया से मिलती है या फिर उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो शुभ ने अभी कुछ सोचा और फिर अवनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ नील जो अवनी को किस करने ही वाला था कि तभी शुभ कमरे में एंटर हुआ। तो शुभ को देखते ही अभी दोनों हड़बड़ाहट में एक दूसरे से अलग हो गए। तो शुभ ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि कम से कम गेट तो बंद कर लिया करो यार। अवनी ने भी गुस्से में अभी शुभ को पॉइंट करके कहा कि एक तो रात को भूतों की तरह इधर उधर मंडराता रहता है और ऊपर से गलती भी हमारी ही निकाल रहा है। तुझे खुद अकल नहीं है क्या कि हस्बैंड वाइफ के कमरे में बिना नॉक किए हुए नहीं जाते हैं?
वो क्या है बात है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। अभी मेडिसिन देकर गया हूँ ना, तब तो ये डायलॉग नहीं मारा था। शुभ भी अभी गुस्से में बोलता है अवनी को देखते हुए। तो अवनी भी पूरी तरह से इरिटेट हो गई थी। अवनी बोलती है कि तू यहाँ पर क्यों आया है? पैंथर को लेने आया हूँ। शुभ ने अभी पैंथर को अपनी गोद में उठाकर कहा, अब जो करना है कर लो, पैंथर आज मेरे पास ही रहेगा। अवनी ने अभी शुभ की बलाइयां लेते हुए कहा कि क्या बात है शुभ, तुम तो गुस्से में भी बस मेरी भले की ही सोचते हो। बस बस नौटंकी। सुबह तो मेरे बाल नोच रही थी तू और अब मेरी बलाइयां ले रही है, बेपेंदी की लुटिया। तो शुभ अभी घल के गुस्से में बोला। तो अवनी ने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर एटीट्यूड के साथ कहा कि तुझे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं तुझसे प्यार से बात करती हूँ, बोल। तो शुभ बोलता है कि हाँ नहीं होता है, अब मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर ले और हाँ जा अपने नील के पास किस कर जाके उसे। तो शुभ अभी हल्का सा मुस्कुरा कर चला गया। तो अवनी ने भी मुस्कुरा कर गेट बंद कर लिया। अवनी अभी जैसे ही गेट बंद करके पड़ लेती तो नील अभी बिल्कुल उसके पास में ही खड़ा हुआ था। तो नील ने भी अवनी की कमर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते हो क्या? तो अवनी ने अपना सिर नील के सीने पर रखकर कहा कि नहीं, पहले तो ज़्यादा लड़ते थे, अब तो बहुत ज़्यादा कम लड़ते हैं। बचपन से ही मैं और शुभ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। दादी हमेशा शुभ को ही डांटती थी, मुझे तो उन्होंने आज तक नहीं डांटा है। गलती कोई भी करता लेकिन डांट तो बस शुभ को ही पड़ती थी। आपको पता है नील, शुभ बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार। शुभ ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, वरना सब कुछ बिखर जाता। आप नहीं जानते हैं, शुभ बिल्कुल रुद्र भैया की परछाई है। बस रुद्र भैया गुस्सा ज़्यादा करते हैं और शुभ गुस्सा कम करता है, लेकिन जब गुस्सा करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अवनी अपनी ही धुन में बस बोले जा रही थी और तभी उसने नील के हाथ अपनी कपड़ों पर महसूस किए। तो अवनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। तो नील ने भी धीरे से अवनी के कान में कहा कि अवनी आई लव यू वेरी मच। तो अवनी भी मुस्कुरा कर अभी नील के सीने में सिमट गई। तो नील ने अभी अपने होठ लगातार अवनी की गर्दन पर घुमाने शुरू कर दिए। अवनी के हाथ भी नील की शर्ट के बटन में चल रहे थे। तो अवनी अभी जैसे ही नील की शर्ट के 2 बटन खोलती है, उसे नील के सीने पर लगी गोली का निशान दिखाई दिया। तो उस निशान को देखकर अवनी की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे और अवनी ने अपने होठ उस निशान पर रख दिए। तो नील को अब अपने सीने पर थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई और वो समझ गया था कि अवनी रो रही है। तो नील ने अपने दोनों हाथों से अवनी का चेहरा भरकर कहा कि अवनी तुम इतना ज़्यादा रोती क्यों हो? अवनी ने फिर से अपना सिर नील के सीने में छुपाते हुए कहा कि आप नहीं समझेंगे। तो नील ने अभी अवनी की कमर पर हाथ लपेटते हुए कहा कि क्यों नहीं समझूंगा, तुम मुझे बताओगी कि तुम रो क्यों रही हो? तो अवनी ने अपने आंसू पोंछे और पंजों के बल खड़ी होकर नील की गर्दन पर किस कर लिया और फिर नील के कान के पास अपने होठ ले जाते हुए बोली कि आज छोटा पैंथर नहीं है तो क्या पूरी रात बात करने में ही गुजार दोगे? तो अवनी की बात सुनकर अब नील के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और उसने अवनी को अपनी बाहों में इतनी तेज खसा कि अवनी की चीख निकल गई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। इधर दूसरी तरफ शुभ जो पैंथर को लेकर सीधा किट्टू के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। शुभ ने अभी छोटे पैंथर को देखकर कहा कि तो छोटे शेर के छोटे पैंथर, कान खोलकर सुनो, अंदर या तो तुम्हारे बड़े चाचू रुद्र हैं या फिर तुम्हारे होने वाले मौसू। अब मैं तुझे अंदर भेज रहा हूँ, तू मुझे बता तो नहीं सकता है कि अंदर कौन है, लेकिन पूरी रात उन दोनों को करीब मत आने देना, समझ गया ना तू? जैसे अपनी मम्मी पापा को परेशान करता है ना, वैसे ही उन दोनों को भी परेशान करना। नव्यांश ने तो अब शुभ की तरफ देखकर स्माइल भी कर दी थी, जैसे उसे अब शुभ की सारी बातें समझ में आ गई हो। नव्यांश अभी सबका बाप निकलेगा। शुभ ने अभी किट्टू के कमरे का गेट खटखटाया तो किट्टू अभी रुद्र की गोद में ही बैठी हुई थी। जैसे ही अभी गेट नॉक हुआ तो वो उछल कर रुद्र की गोद से खड़ी हो गई। तो रुद्र के चेहरे पर भी अब काफी ज्यादा टेंशन के भाव आ गए थे। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। रुद्र अभी उठकर सीधा वॉशरूम में चला गया और किट्टू जो गेट खोलने के लिए आ गई। किट्टू ने अभी गेट खोलकर सामने शुभ को देखा और कहा कि भैया आप, कुछ काम था क्या? तो अभी शुभ कमरे के अंदर आ गया था। शुभ ने अभी किट्टू को छोटे पैंथर को देते हुए कहा कि किट्टू भाभी, आप तो जानती है ना कि यही हमारे नील भैया हैं और देखो ना नील और अवनी कितना कम ही टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। आज आप छोटे पैंथर को अपने पास ही रख
रख लो, वो दोनों ही साथ में अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे। वो दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो शुभ तो अब किट्टू से बात कर रहा था, लेकिन नज़र उसकी किट्टू के कमरे में घूम रही थी। तो शुभ को अभी कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कमरे में जेंट्स परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो अब तो शुभ को कन्फर्म हो गया था कि हो ना हो इस कमरे में कोई ना कोई तो ज़रूर था। तो किट्टू ने अभी छोटे पैंथर को प्यार से अपनी गोद में लेकर कहा कि हाँ भैया ठीक है, मैं इसे संभाल लूँगी। तो शुभ ने भी फिर से एक बार नज़र कमरे में दौड़ाई और फिर कमरे से जाते हुए कहा कि ठीक है, संभाल लोगी ना भाभी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना या फिर मेरे कमरे में आ जाना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो किट्टू अभी नव्यांश को खिलाते हुए बोलती है कि हाँ मैं संभाल लूँगी भैया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। शुभ अभी कमरे से बाहर चला तो गया था, मगर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। किट्टू ने अभी जल्दी से गेट बंद किया और वॉशरूम का गेट खटखटाया। तो रुद्र भी वॉशरूम से बाहर आकर बोला, तो लिटिल खरगोश तुम्हें पता है कि छोटे शेर को तुम पर शक हो गया है। तो किट्टू ने अभी छोटे पैंथर को बेड पर लेटाकर कहा कि लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे शुभ भैया को मुझ पर शक हो गया हो। तो रुद्र ने अभी किट्टू के दोनों गालों पर अपना हाथ लगाकर उसे खींचते हुए कहा कि ये जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है ना, इसे देखकर शुभ को शक हो गया है तुम पर। कोई हो ना हो मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने कि अपनी एक्साइटमेंट को अपने अंदर ही रखना, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से उसे शक हो गया ना मुझ पर। अब किट्टू हल्का सा उदास हो गई थी। तो रुद्र भी किट्टू की गाल पर किस करके बोलता है कि अच्छा तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, छोटे शेर को मैं संभाल लूंगा। तभी छोटे पैंथर हल्का सा मुस्कुराया। तो रुद्र भी छोटे पैंथर के पास आकर उसके बराबर में लेटता हुआ बोला कि तुझे पता है छोटे पैंथर, तेरे सबसे छोटे चाचू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे लगता है कि वो मुझे पकड़ लेगा लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। तो छोटे पैंथर अभी रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब रुद्र छोटे पैंथर से बात कर रहा था तो छोटा पैंथर भी हुंकार ले रहा था। तो किट्टू भी अब छोटे पैंथर के दूसरी साइड में लेट गई और फिर रुद्र को देखकर बोलती है कि ये तो आपसे बातें कर रहा है रुद्र। तो रुद्र ने भी छोटे पैंथर को अपने ऊपर लेटाते हुए कहा कि हाँ तो बातें नहीं करेगा क्या, मेरा भतीजा है तो जरूर बातें करेगा ना। तो कितने दिनों के बाद अपने बड़े चाचू से मिल रहा है। और फिर रुद्र बड़े ही प्यार से छोटे पैंथर को खिला रहा था और छोटा पैंथर भी अपने छोटी सी मुंडी उठाकर रुद्र को देख रहा था। छोटे पैंथर अपने छोटे छोटे हाथों से कभी रुद्र की दाढ़ी पकड़ता तो कभी उसके कान पकड़ता, कभी अपना चेहरा रुद्र के चेहरे पर रख देता और फिर रुद्र भी खुलकर हंसने लगता। तो चाचा भतीजे अभी दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। तो किट्टू अभी उन दोनों को ही देखते देखते कब सो गई उसे भी नहीं पता चला। रुद्र और छोटा पैंथर दोनों ही एक साथ खेल रहे थे। रुद्र बहुत देर तक अभी पैंथर को अपने सीने पर लेटाकर खेलता रहा और थोड़ी देर बाद रुद्र को हल्की सी स्मेल आई और रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि छोटे पैंथर ने उसके ऊपर ही पॉटी कर दी है। तो रुद्र अभी झटके से पैंथर को लेकर खड़ा हो गया और इरिटेट होकर बोला कि शिट। फिर रुद्र ने अभी पैंथर को घुमाकर देखा तो पैंथर अभी रुद्र को देखकर स्माइल कर रहा था। रुद्र अभी थोड़ा सा इरिटेट होकर छोटे पैंथर को देखता हुआ बोला कि छोटे पैंथर, ये वाला प्यार नहीं करता हूँ मैं तुझसे, समझा, ये वाला प्यार तू अपनी चाची से ही कर या फिर अपनी मम्मी के साथ ही किया कर। मैं यहाँ पर तेरी चाची के साथ खेलने आया था और तेरी चाची सो गई और अब मुझे तेरे साथ खेलना पड़ रहा है और तू भी पूरे मजे ले रहा है अपने चाचू के साथ। क्या करूँ यार, क्या आफत है, मुझे सारा गंदा कर दिया ना तूने। छी छोटे पैंथर, तू कितना ज्यादा गंदा है यार। इस पर तो छोटे पैंथर की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। तो रुद्र भी छोटे पैंथर की मुस्कुराहट देखकर चाहते हुए भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इरिटेट जरूर हो रहा था। रुद्र भी खुद में ही बड़बड़ा रहा था, ओ छोटे पैंथर, तुझे पता भी है मैं कितना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन हूँ और अब मैं तेरी पॉटी भी साफ करूंगा क्या। तेरी मम्मा ने तुझे डायपर क्यों नहीं पहनाया, तेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा आलसी हो गई है, उसे भी नील के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। रुद्र भी थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ छोटे पैंथर को वॉशरूम में लेकर गया और फिर उसने जैसे तैसे करके छोटे पैंथर को और खुद को साफ किया। इतने से काम में रुद्र को पूरा 1 घंटा लग गया। तो रुद्र भी जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने बाथरोब पहना हुआ था और छोटे पैंथर को भी एक टॉवल में लपेटा हुआ था जिसमें छोटे पैंथर बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। रुद्र भी जितनी बार छोटे पैंथर को देखता रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ जाती। तो छोटा पैंथर भी आज रुद्र की कंपनी में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो थोड़ा भी नहीं रोया था रुद्र के साथ। अगर इस वक्त अपनी छोटे पैंथर को देख लेती तो हमेशा के लिए अब रुद्र के पास ही छोड़ देती उसे। तो रुद्र ने भी छोटे
पैंथर के गालों को हल्का सा टच करते हुए कहा कि बड़े चाचू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना तुझे, बड़े चाचू जैसा बनना है ना तुझे। फिर अपनी नाक छोटे पैंथर की नाक पर रगड़ते हुए कहा कि बड़े चाचू जैसा मत बनना प्लीज़, पापा जैसा बनना है तुझे। तेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बचपन से ही उन्हें वो नहीं मिला है जिनके हकदार थे वो, फिर भी उन्होंने हम सबको संभाल के रखा है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है हम सबसे, एक बड़े भाई का फ़र्ज निभाया है। और तुम भी अपने पापा जैसे ही बनना, सबको संभाल कर रखना। तुम्हारे छोटे भाई बहन जो भी आएंगे ना इस दुनिया में, जो अभी तक नहीं आएंगे, वो बिल्कुल नील भैया की तरह ही उनका ख्याल रखना तुम। तो रुद्र की बात सुनकर अभी नीव भी बहुत ही ज़्यादा मुँह बना रहा था अपना। तो रुद्र ने अभी हैरानी से छोटे पैंथर को देखकर कहा कि अच्छा, मतलब पापा जैसा नहीं बनना है तुझे, चाचू जैसा बनना है। और ये सुनकर छोटा पैंथर ने अभी फिर से मुस्कुराकर रुद्र को देखा। तो रुद्र ने भी हल्का सा हंसते हुए कहा कि अच्छा, तो अपने छोटे चाचू जैसा बनना है तुझे, बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, हंसता है, मुस्कुराता है और खुश होता है, सबको संभाल कर रखता है, छोटे वाले चाचू की तरह बनना है ना तुझे, छोटे होने के बाद भी बड़ों का फर्ज निभाता है वो। इस पर छोटा पैंथर फिर से गुस्सा हो गया और रुद्र ने हैरानी से फिर से कहा कि ओ, मतलब मेरे जैसा ही बनना है तुझे। इस पर नीव फिर से हंसने लगा। तो रुद्र ने भी एक उंगली से नीव को हाथ को पकड़ा दी और किस करते हुए कहा कि लेकिन तुम्हारे बड़े चाचू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो तो बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बिना बात पर भी गुस्सा करने लगते हैं, मगर फिर भी मेरे जैसा ही बनना है मेरे बेटे को। तो नीव अभी इस पर मुस्कुराने लगता है। तो रुद्र ने भी झुककर नीव की छोटी सी नाक को चूम कर कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा भी बनना है बन जाना, अभी चलो तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ। तो रुद्र ने भी किट्टू की अलमारी खोली तो उसके नज़र कुछ पेपर्स पर गई। तो रुद्र ने भी उन पेपर्स में एक पेपर्स उठाकर देखा तो उसमें भी रुद्र का ही स्केच बना हुआ था। रुद्र ने भी एक एक करके वो सारे पेपर्स देखे थे जो किट्टू ने भी रुद्र की अनगिनत स्केच बनाए हुए थे और उन्हें संभाल कर अलमारी में रखा हुआ था। तो किट्टू ने वो स्केच बहुत ही सुंदर और नीट एंड क्लीन बनाए रखे थे। तो रुद्र ने भी पलट कर किट्टू को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। फिर उसने पैंथर को देखकर कहा कि तुझे पता है छोटे पैंथर, तेरी चाची ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ये देख उसने मेरी याद में ना जाने कितने ज़्यादा स्केच बनाए रखे हैं। तेरी चाची ने शुरू से लेकर मुझे ही बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन मैं तो हमेशा ही अपना गुस्सा उस पर निकालता था, उसके बावजूद भी उसने पलट कर मुझे प्यार ही किया है और इतना प्यार किया है कि मैं भी ना तेरी चाची के बिना अब नहीं रह सकता हूँ। तो पैंथर अभी रुद्र की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। तो रुद्र ने भी वो सारे पेपर्स साइड में रखे, फिर पैंथर के कपड़े ढूंढे और किस्मत से रुद्र को पैंथर के कपड़े भी मिल गए थे। तो रुद्र ने भी कपड़े देखकर कहा कि अब तुझे मैं ये सारे कपड़े पहनाता हूँ, तुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है ना। रुद्र ने भी छोटे पैंथर को बेड पर लेटा दिया। फिर रुद्र ने एक छोटी सी टी शर्ट को देखकर कहा कि देख छोटे पैंथर, जब मैं कहूँ ना ये हाथ में डालना तो डाल देना, जब मैं कहूँ कि ये सिर में डालना है तो तू डाल देना, ओके। छोटे पैंथर तो अब रुद्र को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और फिर रुद्र ने जैसे तैसे करके उसे कपड़े भी पहना दिए थे। छोटे पैंथर और रुद्र दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर कहानी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कैसा लगा आपको आज रुद्र, किट्टू और पैंथर का हंसी मजाक और साथ में टाइम स्पेंड और अवनी और नील की करीबियाँ? क्या शुभ पता लगा पाएगा रुद्र के सच का? क्या शुभ को पता चलेगा कि रुद्र वापस आ गया है या फिर नहीं? तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।